अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, मुल्क भर में आज दिन की मुनासबत से यौम यकजहती कश्मीर भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है, भरपूर कौमी जज्बे से मनाया जा रहा है। कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए मुल्क भर में रैलीज का, मार्चेस का इनेकाद हुआ और पाकिस्तान अपने उसी स्टैंड पर हमेशा से कायम व दायम है कि कश्मीरियों को खुद चुनने का मौका दिया जाए कि वो अपने मुस्तकबिल के लिए क्या चाहते हैं। तो गोया उनको राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन UN की करारदादों के मुताबिक दिया जाए। नाजरीन, ऐसे में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से भी खुसूसी पैगामात उन्होंने शेयर किए। वजीर आजम जनाब इमरान खान का भी खुसूसी पैगाम इस मौके पे, इस मुनासबत से आया और उन्होंने भी यही कहा कि भारतीय जो बर्बरियत है कश्मीर में, उसको एक्सपोज होना होगा और ये तमाम तर बैनुल अक़वामी क़वानीन की, जनीवा कन्वेंशंस की तमाम तर की खिलाफ वर्जी है। तो इस तरफ पूरी दुनिया को एक दफ़ा फिर झंझोड़ा गया है कि नजरसानी की जाए और भारत को एक्सपोज किया जाए। ऐसे में नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, उनका भी खुसूसी पैगाम इस मौके पर आया और ये एक ऐसा मौका है जो कि हमारे मुआशरे के, हमारे मुल्क के तमाम फैब्रिक्स को, तमाम सोचों को इकट्ठा कर देता है। तो इस वजह से हुकूमत का भी और साथ साथ अपोजिशन के भी भरपूर पैगामात इस मौके पर आए, जिसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के भी खुसूसी पैगामात शामिल थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, तमाम ने इसके ऊपर अपने खुसूसी पैगामात दिए और बाकायदा एक यादगार शहदा का भी नाजरीन आज के दिन इस खुसूसी मौके पर मुजफ्फराबाद में इसका इफ्तिताह किया गया प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से, और जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा भी मौजूद थे इस तकरीब में। इसका भी मकसद ये है कि जो वो हमारे शोहदा हैं जो कि इस भारतीय बर्बरियत की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए हैं, उनको हमेशा याद रखा जाए और इस मौके पर इसको एक बतौर मोन्यूमेंटल भी उनको एक खिराज तहसीन दिया जाए। नाजरीन, ये तमाम तर मामला अपनी जगह वैसे ही जूं का तूं है और बल्कि खराब हो गया है 5 अगस्त 2019 के भारत के बर्बरियत भरे इकदामात के बाद, जब उन्होंने एक तरह से डेमोग्राफी चेंज करने का सबसे पहला मरहला शुरू किया मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, और फिर उसको तब से अब तक मुसलसल आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान इसके काउंटर में मुसलसल अपनी एफर्ट्स कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल कोशिश की जा रही है कि बैनुल अक़वामी दुनिया को और जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं उनको झंझोड़ा जाए, उनको बाकायदा इसकी तरफ लाया जाए, उनकी अटेंशन इस तरफ लाई जाए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसको इस लेवल तक कंपेयर किया है कि ना सिर्फ मकबूजा जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे भारत भर में जो मुसलमानों की जो नस्ल कुशी है वो उस तरह की शिद्दत इख्तियार कर सकती है जैसे कि हमने इससे पहले 1997 में देखी थी। और ये ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक दफ़ा फिर खबरदार भी किया है। इस तरह के बेशुमार पैगामात भारत को मौसूल हुए हैं। यूरोपियन यूनियन इस हवाले से खासा मुतहर्रिक शुरू दिन से रहा है और ख़ास तौर पर 5 अगस्त 2019 के इकदामात के बाद रहा है। पाकिस्तान की ऐसे में इन एसेंस क्या स्ट्रैटेजी है, किस हद तक उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, और इसको फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी की डोमेन में भी देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बड़ा एम्बिशियस विजिट है वजीर आजम इमरान खान और उनके पूरे वफ्द का, जो कि चीन पहुंचा हुआ है। तो इस तनाजुर में भी बात करेंगे कि इंडिया और ख़ास तौर पर कश्मीर स्पेसिफिक जो चीन ने हमारा शुरू रोज़ से साथ दिया है, इसमें किस तरह से कोई मज़ीद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चीन हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड होने के बाद क्या इस पर मज़ीद हमारा साथ दे सकता है, और क्या मज़ीद ऐसे फोरा हैं इंटरनेशनल सतह पर जिनको हम लोग कैपिटलाइज कर सकते हैं या टैप कर सकते हैं कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सिर्फ और सिर्फ यही मांग है। इस पूरे मामले पर नाज़रीन बात करने के लिए मुझे इस पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खुर्शीद महमूद कसूरी। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान के, एंड फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम आपसे जानेंगे रेलिवेंटली ऑन द मैटर्स दैट फॉलो और दैट हैव बीन इन द पास्ट, क्योंकि कश्मीर के हवाले से भी बात रहेगी और साथ साथ जो आजकल प्रेजेंट सिनेरियो है हमारे खारजा उमूर को देखते हुए वजीर आजम इमरान खान अपने वफ्द के हमरा एक बहुत एम्बिशियस विजिट पर चीन भी पहुंचे हैं और चीन ने भी हमारा खास तौर पर कश्मीर के मामलात पर बहुत साथ दिया है सिंस डे वन। बताइएगा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, हाउ डू यू सी दिस? 5 अगस्त 2019 के बाद से तमाम तर मामला ऐसा मालूम होता है कि खराब हुआ है। बिलखुसूस भारत ने तो बर्बरियत की हर एक हद पार कर दी है कश्मीरियों के खिलाफ। व्हाट मस्ट पाकिस्तान टू डू एंड व्हाट इज पाकिस्तान डूइंग इन फैक्ट इन एसेंस? ये सवाल अभी नहीं, ये मेरा ख्याल है 50 साल से पूछा जा रहा है
और हर वक्त गवर्नमेंट एक चीज़ कहती है, ऑपोजिशन एक चीज़ कहती है। इनफैक्ट दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन, पाकिस्तान की कोई सियासी सेक्शन देख लें, उसमें आप मिलिट्री की हुकूमतें भी रही हैं, सियासी भी रही हैं। तीन ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें एक बिल्कुल कन्फॉर्मिटी रही है, यूनिफॉर्मिटी रही है, तसलसल रहा है। वो है चाइना पॉलिसी, कश्मीर और हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसलिए इसको कहा तो जाता है और क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है लोग कि जी फ़लाँ ने क्या किया, फ़लाँ ने क्या किया। तो मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि कश्मीर के अलावा फ़लस्तीन का भी मामला है और फ़लस्तीन के पीछे बहुत अमीर मुल्क थे। उनमें मैं नाम नहीं लेता, हमारे सब दोस्त हैं, लेकिन वहाँ आपने देखा क्या हशर हुआ। वहाँ तो बल्कि सेटलमेंट हो गई और जो मेन मिलिट्री पावर्स थीं उन्होंने इज़राइल से सेटलमेंट की। जहाँ तक कश्मीर का मामला है, चाहे पाकिस्तान की फ़ौज हो या सियासी जमातें हों, सबसे बढ़ के पाकिस्तान के आवाम वो बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से कश्मीरियों के पीछे खड़े रहे हैं। तो ये जो एतराज़ होता है कि जी कश्मीरी तो बावजूद उसके जो है अभी तक भारत का वहाँ तसलसल है, तसल्लुत कायम है, तो देखना ये चाहिए कि क्या को पॉलिसी में ख़राबी रही है। देखें, कहा यह जाता है जी क्या हुआ, आपने मना लिया 5 फरवरी होगा तो निकल जाएगा। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ उन नाक़िदीन से कि अगर फ़र्ज़ करें आप 5 फरवरी ना मनाएं, फिर ये भी कहा जाता है कि जी हमारा केस जो है बड़ा मजबूत है, वकील उसके कमज़ोर हैं। तो बिल्कुल नॉनसेंस है। क्या सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान कमज़ोर थे वकील? क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कमज़ोर वकील थे? मैं अपनी बात नहीं करता, आप माजी की बात कर रहा हूँ। क्या आगा शाही साहब कमज़ोर वकील थे? ऐसी कतन बात नहीं है। बात यह है कि इतने ही अच्छे कई वकील थे कि नॉर्थ अफ्रीका के जो ममालिक हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया, जहाँ का मैंने दौरा किया है बहैसियत वज़ीर ख़ारजा, वो पाकिस्तान के बहुत ही पाकिस्तान को मानते हैं, पाकिस्तान के मशकूर हैं, क्योंकि हमारी ख़ारजा, हमारे यूनाइटेड नेशंस में जो नुमाइंदगी थी और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर थे सर ज़फ़रुल्लाह और पतरस बुखारी, उनके नाम पे तो सड़कें रखी गई हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो यूएन का सिस्टम आया है लीग ऑफ नेशंस के बाद, ख्याल तो ये था कि लीग ऑफ नेशंस के कोलैप्स के बाद जब एबिसिनिया यानी जिस पे इथियोपिया जिसको कहा जाता है आजकल, हमला इटली ने किया तो कोलैप्स कर गया। तो कुछ सबक सीखेगी यूएन, और ख्याल यही था और अब वो सीख रही थी और उसने चार्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट्स की थी। लेकिन बदनसीबी ये हुई, जैसे कि बहुत से ऐसे मामलात में होता है कि बजाय ये कि पावर जनरल असेंबली में जाती, सारी पावर 5 जो परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल हैं उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। तो रिज़ल्ट यह है कि हर चीज़ वीटो का मोहताज होगी। लेकिन क्या सब कुछ ब्लैक है? क्या पाकिस्तान ने कुछ अचीव नहीं किया? ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको इसका जवाब भारत के वज़ीर ख़ारजा के मुंह से देना चाहूँगा। वो मेरे वक्त में वज़ीर ख़ारजा थे, नटवर सिंह। उन्होंने एक दफ़ा लिखा था और मैंने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है कि वो बहुत हैरान हैं कि बावजूद इसके कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का मुल्क और उसकी आबादी भारत के मुकाबले बहुत कम हैं, लेकिन उन्होंने मसला कश्मीर को और ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक सर्विस को ये कॉम्प्लीमेंट किया, मसला कश्मीर को ज़िंदा रखा। अगर हम कुछ ना करते तो आज इसका जिक्र भी कोई ना करता। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कामयाबी की जो हमारी खारजा महाज पे हुई है। मुझे पता है फेलियर्स क्या है, वो मैं बात करता हूँ, कामयाबी क्या है कि आज तक सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप क्या यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप आजकल पाकिस्तान से तो खुश नहीं है, क्योंकि आजकल हिंदुस्तान जो है उनका मंजूर नज़र बना है अमेरिका का, ख़ास तौर पे चीन को कॉर्नर करने के लिए। लेकिन तमाम बड़े अखबारात, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और अमेरिका के, बरतानिया के, यूरोप के जितने हैं, वो जितनी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनको हाईलाइट करें और
जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन राइट्स की, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूरोपियन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमीशन, सब ने भारत पे लान तान ज़बरदस्त की है। किसी ने कहा है कश्मीर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रिजन ऑन अर्थ। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या कश्मीरी जो हैं इसी तरह भारत के तसल्लुत में रहेंगे? तो मेरा जवाब तारीख़ के मद्देनज़र रखते हुए, उसको बैकग्राउंड में एक तारीख़ क्या है, मूडी भी आते हैं और चले जाते हैं, बहुत से लोग आए जाए गए। मेरा तो दो भारतीय वज़ीर आज़म से वास्ता पड़ा है। एक बीजेपी के थे अटल बिहारी वाजपेयी, कांग्रेस के थे मनमोहन सिंह। वो पाकिस्तान से बात क्यों करते थे? सवाल ये पूछना चाहिए, अगर भारत के तसल्लुत में कश्मीर है तो उनको ज़रूरत क्या है पाकिस्तान से बात करने की? ज़रूरत उनको ये पेश आई कि उनको ये अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट वैलिड लीगल एक्टर है कश्मीर में कि उसके बगैर कोई मसला हल हो नहीं सकता। तो भारत ने क्या अचीव किया? आप मुझसे पूछ रही थी 5 जुलाई 2009, 5 अगस्त 2019 के एक्शन में उस तो क्या अचीव किया? उसने ये अचीव किया कि पहले कम से कम ये था कि एक सब तबका कश्मीर में उनके साथ था, यानी कि जो पार्टीज इलेक्शन में हिस्सा लेती थीं, एक शेख अब्दुल्ला की पार्टी थी, एक मुफ्ती सईद की पार्टी थी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी उनके खिलाफ हो गए। तो जो लोग उनके हक में थे वो भी खिलाफ हो गए, और जो खिलाफ थे यानी कि JKLF वाले और जो लोग पाकिस्तान से इत्तेहाद चाहते थे, हुर्रियत, ये यकजा हो गए हैं भारत के खिलाफ। तो एक चीज़ क्लियर है कि इंडिया के तसल्लुत में ज़मीन है कश्मीर की, कश्मीरियों को वो लूज़ कर चुका है। कोई कश्मीरी शहीद होता है तो पाकिस्तान के उसको जो है झंडे में लपेट के उसकी लाश लाई जाती है, उसका कफन किया और उसको फिर दफन किया जाता है। और अगर पाकिस्तान को मैच जीत जाए तो वहाँ ऐसे शादियाने बजते हैं जैसे लाहौर या कराची में। तो ये इंडिया का फेलियर है। अगर आप आगे अब बात करेंगी तो मैं जवाब दूंगा। जी मिस्टर कसूरी, देखें आपने खुद ही बताया कि आपने कहा सक्सेसेस तो आप पहले बताएंगे और फिर उसके बाद आप फरमाएंगे फेलियर्स के बारे में। वो ये जो नाकदीन की आप खुद भी बात फरमा रहे थे, नाकदीन एक ये भी तो बात करते हैं ना कि 5 अगस्त 2019 का भी इकदाम वन ऑफ अ काइंड था। मतलब इतना बर्बरियत भरा इकदाम भारत पहले करने की कभी भारत ने जुर्रत नहीं की। क्या आपको लगता है आप इन योर फेयर असेसमेंट कुछ रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज थी जिस वजह से भारत ये जुर्रत कर पाया? बिकॉज ऑब्वियसली इट वुड टेक अ लॉट ऑफ गट्स फ्रॉम इंडिया टू डू सच एन एक्शन, जिसकी वजह से जो आपने अभी फिर बाद में फरमाया कि महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये तमाम तर लोग भी मुखालिफ हो गए, ये भी खिलाफ हो गए, तो आप उसको बतौर सक्सेस पाकिस्तान की गिनवा रहे हैं। बट डोंट यू थिंक सर कि ये बेसिकली भारत या प्राइम मिनिस्टर मोदी की अपनी बर्बरियत है जिसकी वजह से ये लोग खिलाफ हुए हैं? इट हैज लेस टू डू विद पाकिस्तान एंड मोर टू डू विद द बारबेरिज्म ऑफ मिस्टर मोदी। जी हाँ, अंग्रेजी का एक मुहावरा है और वो ये है, फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड। ये तो तारीख जजमेंट देगी ना कि मोदी साहब ने वो कदम ठीक है या नहीं। मेरे ख्याल में नहीं। और देखें, कौमों की ज़िंदगी में 74 साल बहुत बड़े नहीं, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। ये मैं मानता हूँ कि कश्मीरियों की 2-3 नस्लें जो हैं वो भारत की बर्बरियत बर्दाश्त कर रही हैं, और वो तारीख़ में फ्रीडम फाइटर्स की जो सबसे बड़े जो गिने जाएंगे उनमें से कश्मीरी हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी 200 साल के लिए नहीं आए। अब आप देख लें, क्या अगले दिन राहुल गांधी ने तकरीर की है लोकसभा के अंदर। उसके अलावा, और सिर्फ मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, ये कश्मीर पॉलिसी पे भी नाकदीन है भारत के अंदर। और बहुत से लोग जिनको मैं जानता हूँ वो आज उनको डरा दिया गया है, मीडिया को डरा दिया गया है नरेंद्र मोदी की फैशिस्ट पॉलिसी से। और वो, लेकिन जब भी गवर्नमेंट चेंज आएगी, चाहे कोई ऑपोजिशन किया है, मैं कांग्रेस आती है या नहीं आती, ममता बनर्जी आई, कोई आई, अगर माजी की जब हुकूमतों को ये अंदाज़ा हो गया था कि पाकिस्तान से बात किए बग़ैर और बुनियादी कश्मीरियों के जो हुकूक हैं
और या उनकी एस्पिरेशंस को मद्देनज़र रखे बगैर मसला कश्मीर हल नहीं होगा। तो कश्मीरियों ने, अब अगला सवाल है वो हमसे बात क्यों करते थे, मैंने कहा क्योंकि उनको पता था कि जी मसला हल हमारे बगैर नहीं हो सकता। इसका सबसे अच्छा जवाब वाजपेयी साहब ने दिया था, और उन्होंने एक मजमून लिखा था जिसका नाम था कुमारा कॉम म्यूजिंग्स। उसमें उन्होंने ये एडमिट किया कि भारत का फेलियर ये रहा है कि वो अपने लिए वो मकाम इंटरनेशनली नहीं ले सका जो बकौल वाजपेयी साहब के भारत की आबादी और उसके रिसोर्सेज उसको मिलनी चाहिए थी। और उन्होंने दो रीजंस दिए। ये कुमारा कॉम म्यूजिंग्स में उन्होंने मजमून लिखा था। उन्होंने कहा था, एक बाबरी मस्जिद का इन्हिदाम, नंबर 2 भारत का फेलियर पाकिस्तान के साथ मिल के कश्मीर के मसले को हल करना। तो क्या मोदी साहब बड़े बहादुर हैं, या मैंने जैसे कहा एंजल्स फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, क्या मोदी ने मसला कश्मीर हल कर लिया? कतई नहीं किया, क्योंकि ये मोदी आए जाएं, आफ्टर ऑल मोदी जो हैं, क्या मैं तो खैर ये कह सकता हूँ कि मोदी का कोई पता नहीं, वो पॉलिसी एक दफ़ा लाहौर भी आ गए थे, एकदम सबको सरप्राइज कर दिया था। वो इलेक्शन जीतने के लिए हर चीज़ कर सकते हैं। इस वक्त उनको सूट कर रहा है, और उनकी जो आरएसएस बैकिंग जो है कि वो मुसलमानों, सिर्फ कश्मीरियों के लिए ही, मुसलमानों के लिए भारत की ज़मीन तंग कर दें और पाकिस्तान को गालम गलोच करें, उससे उनको वोट पड़ते हैं। उनको इसकी कोई परवाह नहीं कि इसके नतीजे में भारत का अपना हुलिया क्या है। अभी एक किताब लिखी गई है हिंदुस्तान में, आकर पटेल ने लिखी है। उससे पहले एक और किताब रिसेंटली आई है ज़फ़र की, जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ऑथर हैं। इस आखिरी जो किताब आई है आकर पटेल की, उन्होंने लिखा है कि जो 58 इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड पैमाने हैं, मैट्रिक्स, उसमें से 57 में भारत ने मोदी के नीचे डिक्लाइन किया है। तो जिस वक्त आपको बड़ी उसकी कामयाबी नज़र आ रही है, भारत ने बड़ी भारी कीमत अदा की है। अमूमन ये समझा जाता है कि कोई कौम मुस्तहकम नहीं होती जिसकी 4-5% आबादी, बल्कि 2% आबादी उससे खुश ना हो, उसको 5th कॉलम गिना जाता है। और भारत में तो जो मुसलमान हैं वो तकरीबन 20% के 200 यानी 20 करोड़ हैं। तो किस तरह ये वहाँ अमन होगा या स्टेबिलिटी आएगी या देर पावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी? तो मेरे ख्याल में हमने जो करना है वो ये कि कश्मीर के इशू को ज़िंदा रखना है डिप्लोमेटिकली। भारत अगर कुछ कर सकता, देखे ना, एक तरीका तो कि पाकिस्तान को ये ब्लेम किया जाए कि पाकिस्तान ने हर वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि तकरीबन 9 ऐसे मौके आए हैं और 5 दफ़ा तो हमने लड़ाई भी की है। एक छोटी जंग है, वो तो रन ऑफ कच्छ जो लोग भूल गए हैं, लेकिन आखिरी कारगिल थी। और भाई हमने तो जंगें भी की कश्मीर की खातर, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने सैक्रिफाइस नहीं किया। और जो पाकिस्तान के हिस्से बखरे हुए हैं, बांग्लादेश बना है, वो कोई बंगालियों से इश्क में नहीं भारत गया था, वो पाकिस्तान से दुश्मनी में गया था, क्योंकि हम अपना कश्मीर का इशू छोड़ने को तैयार नहीं थे। सर, इफ़ आई में, आपने बिल्कुल एक पूरा तारीखी पस मंज़र हम तमाम की रहनुमाई के लिए और आज के दिन की मुनासबत से बयान किया, लेकिन ये भी साथ बताएं कि क्या 5 अगस्त 2019 के बाद से आपके अपने ख्याल में हमने हैव वी डन इनफ, हमने क्या काफ़ी किया है इस सिफारती सतह पर इस इशू को अलाइव रखने के लिए, इसको दोबारा रिकिंडल करने के लिए? क्या हमने सफिशिएंट किया है? जी, हर चीज़ के दो, अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें ना, अगर आपने ऐसे आए बाएं शाएं की हो कि आप अपोजिशन में तो एक बात कहें, गवर्नमेंट में तो दूसरी बात कहें, इस वक्त पोजीशन ये है कि पाकिस्तान ने तकरीबन वो हर काम किया जो करना चाहिए था। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मज़ीद किया जा सकता है, तो मैं ये कहूँगा कि हमें जो हमारी डिप्लोमेसी है उसे उसको सपोर्ट करनी चाहिए। डिप्लोमेट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है। कश्मीर का इतना बड़ा इशू है कि हमें ये चाहिए कि हमारे जो ऐसे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियंस जो कि
सियासतबाजी से बाला हों, जिनका इंटरनेशनल स्टैचर हो, ऐसे जर्नलिस्ट, मीडिया के लोग जिनका मकाम बहुत ऊंचा हो, जो ऑथर्स भी हों, ऐसे हमारे आर्ट के से लोग मुंसलिक जो कि पाकिस्तान की कौम की नुमाइंदगी करते हों, और ऑपोजिशन और हुकूमत मिल के एक डेलीगेशंस बनाएं, बाहर भेजें। ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है, इसमें दिल हारने की बात नहीं। पाकिस्तान कोई ऐसा सौदा नहीं करेगा कभी भी जिसमें कश्मीरियों की बेसिक एस्पिरेशंस जो हैं उनको नेगेट कर दिया जाए। वेरी फेयर। ये भी बताइएगा मिस्टर कसूरी के इकोनॉमिक माइट जो भारत की है, अक्सर ये तासुर है और काफ़ी सारे इंटेलेक्चुअल्स थिंकर्स ये ख्याल रखते हैं कि इस वजह से दरअसल दुनिया चुप्पी साधे हुए है, क्योंकि अगर शायद पाकिस्तान की तरफ ये तमाम मामला होता तो हमारी तरफ बैनुल-अक़वामी रिएक्शन कुछ और होता। भारत के हवाले से वो नहीं आता, और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है इसको अमूमन एक कंपेयर किया जाता है और उसके बाद फिर कश्मीर का मुद्दा इस कंपैरिजन के तहत रखा जाता है। ये आप कैसे देखते हैं? नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी बनी है उसमें भी ये बात की गई है कि इकोनॉमिक्स एंड डिफेंस आर इंटर रिलेटेड। इन फैक्ट ये आपकी बात 100% सही है, इससे आप आंख नहीं चुरा सकते। ये कैसे हो सकता है कि कभी आप चीन से पैसे मांग रहे हैं, कभी सऊदी अरब से मांग रहे हैं, कभी यूएई से मांग रहे हैं, अब तो लेटेस्ट लिस्ट में कजाकिस्तान का नाम भी आ गया है। IMF में आप भिखारियों की तरह भागे जाएं, तो क्या जब तक पाकिस्तान की पूरी कौम, इसमें ऑपोजिशन, गवर्नमेंट सारे शामिल है, क्रिटिसाइज करने का कोई फायदा नहीं। जो पार्टी आती है वो दूसरे को ब्लेम करने लगती है। भाई कुछ बेसिक फैसले करने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल क्या पाकिस्तान में कोई ख़ास किस्म की बीमारी है कि दुनिया के जो बाकी ममालिक हैं वो अपने रिसोर्सेज में रह सकते हैं और हम नहीं रह सकते? इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। हमारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि इसके जवाब हैं, लेकिन इसका असली जवाब यह है कि एक नेशनल कंसेंसस बना के आपको वो कॉजेज ढूंढने पड़ेंगे जिसकी बुनियाद पर, और मेरे ख्याल में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बहुत बड़ा एक है। नंबर 2, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है बहुत से एरियाज में जो कि डिक्लाइन कर गई है बजाय बेहतर होने के। एक तो ये रीज़न है कि आप इकोनॉमिकली, लेकिन उससे भी एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कश्मीर बदकिस्मती से पार्टीबाजी का इंटरनेशनली शिकार हो गया है। वो क्या? वो है अमेरिका चीन की बढ़ती हुई राइवलरी। उसमें कहा जा रहा है कि आपको काउंट करना पड़ेगा। हालांकि मैं खुश हूं कि स्टेट डिपार्टमेंट के नुमाइंदे नेड प्राइस ने अगले दिन कहा कि पाकिस्तान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम उसकी बड़ी वैल्यू करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चीन से दुश्मनी में अमेरिका इतना आगे निकला है भारत को कल्टिवेट करने के लिए कि उसको अपनी जो ह्यूमन राइट्स की पॉलिसी पे वो फख्र किया करता था, खुद अमेरिका में उस पर तनकीद की जा रही है कि बिल्कुल चुप साध ली है। इससे बढ़ के तो चीन ने हमारी सपोर्ट की। 5 अगस्त जो 2019 की आप बात कर रही हैं, एक जो अच्छा काम हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल में एडमिटेडली पब्लिक डिबेट तो नहीं हुई, लेकिन प्राइवेट डिबेट हुई जो चाइना ने इनिशिएट की। तो एक रीज़न इकोनॉमिकली एब्सोल्युटली को इंडिया के, बाय द वे एक बात बता दूं, इंडिया में गुर्बत पाकिस्तान से शायद ज़्यादा होगी। इंडिया में जो एक स्ट्रेंथ है जो हम में नहीं है वो यह है कि वो कलेक्टिवली उनकी इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, और नंबर 2 वो मांगते नहीं जाते, वो डिपेंडेंट नहीं है। हमारे यहाँ अगर आप आम आदमी की देखें, मैंने वहाँ जाकर कंपेयर की है, तो उसकी हेल्थ है, उसके वो अच्छे हैं, और हमारे कुछ एरियाज़ हैं जब बहुत कमज़ोरी है। पाकिस्तान के ऐसे एरियाज़ भी हैं, शायद सिंध के दूर दराज इलाके, बलूचिस्तान के, लेकिन बहुत से इलाके पाकिस्तान के भारत के इलाके के मुकाबले, मैंने टूर किया इंडिया का, बेहतर है। लेकिन एक तो इकोनॉमिक माइट जो आप जिक्र कहिए, कलेक्टिव माइट है। गुर्बत चाहे हो, लेकिन उनकी साइज ऑफ इकोनॉमी बहुत बड़ी है। नंबर 2 जो मैंने आपको बताया अभी कि ये जो चाइना और अमेरिका की राइवलरी हुई है, कश्मीर उसका भी शिकार हुआ है। बिल्कुल राइट, बहुत। लेकिन मैंने होप नहीं लूज की। क्यों? आई हैव नॉट लॉस्ट होप बिकॉज इंडिया हैज लॉस्ट कश्मीर, कश्मीरीज इट मे बी इन पोजेशन ऑफ कश्मीरी टेरिटरी। राइट, बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स और आपकी
तमाम तर बातों से यकीनन एक राह, एक सिमत हमारे नाजरीन को भी मिली है और हम सबको। नाजरीन, ये हमारा पहला सेगमेंट था और इसमें होलिस्टिकली बात की मसला कश्मीर पर और क्या रह गया है करना, क्या मजीद करने की ज़रूरत है। यकीनन हमें काफ़ी इंसाइट्स इसमें मिले हैं। कल हमने देखा कि सेनेट में भी बहुत भरपूर दिन मनाया गया है और मजम्मती करारदाद मंजूर हुई है, और जो चाइना का दौरा है वजीर आजम इमरान खान का, वो भी फुल थ्रोटल में जारी है। तमाम तर मामले पर अगले सेगमेंट में मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। बच्चों की अच्छी सेहत उनकी अच्छी तालीम की बुनियाद है। इसीलिए वफाकी वजारत तालीम ने मुल्क भर के स्कूलों में जरासीम से महफूज रखने के लिए हिफाजती किट्स की फराहमी का आगाज कर दिया है, ताकि बच्चे सेहत और सफाई का ख्याल रखें। साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है? जरासीम से हिफाजत होगी और हम बीमारियों से बचे रहेंगे। ये मास्क पहनना कितना मुश्किल है। मास्क पहनेंगे तो स्कूल खुले रहेंगे। वफाकी वज़ारत तालीम के इस इक़दाम से हम मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी तालीम जारी रख सकते हैं। सेहत और तहफ़्फ़ुज़ से पढ़ो, कामयाबी से आगे बढ़ो। हम तमाम पाकिस्तान की आवाम और कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के लोग उनको खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो सीसा पलाई दीवार की तरह मोदी के इस जुल्माना रवैये के ख़िलाफ़ डट कर खड़े हुए हैं। हमारे जितने शहदा हैं हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और उनको ये पैगाम देते हैं कि हम पाकिस्तान की आवाम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं और उनके गम में हमेशा शामिल हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हैं। कल सेनेट में भरपूर अंदाज में मजम्मती करारदाद भारत के खिलाफ तमाम तर ने मिलकर पेश की और एक बहुत नेशनल हारमोनी, नेशनल कोहेजन का ये मुजाहरा हमने अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में देखा, जहां पर 5 अगस्त 2019 के जो भारतीय बर्बरियत भरे इकदाम हैं, जिनका पहले सेगमेंट में भी हमने भरपूर अंदाज में तस्करा किया, उनको वापस लेने की बात की गई है और भारत से ये दो टोक अल्फाज में अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सेनेट की तरफ से कहा गया है इस मजम्मती करारदाद के तहत। और एज अ शो ऑफ सॉलिडारिटी और भारत में जो अक़लियतों के खिलाफ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, जो हर बैनुल अक़वामी इदारा एटलीस्ट गुड टू से कि ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर भी जो न्यूज़ पेपर्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, तमाम तर इनको एक्सपोज कर रहे हैं पूरी तरह, उनके हवाले से भी पाकिस्तान में जिस तरह से हम लोग अपनी अक़लियतों को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके एक शो में अपोजिशन बेंचेस और ट्रेजरी बेंचेस दोनों ने मिलकर ये एक बहुत मुस्बत और अहम इक़दाम उठाया कि जो हमारी अक़लियती नशिस्तों पर, रिजर्व्ड सीट्स पर जो हमारी सेनेटर हैं कृष्णा कुमारी साहिबा पीपल्स पार्टी की, उनको चेयर करने का मौका दिया गया और उन्होंने इस बहुत अहम इजलास की कल उन्होंने सदारत की, जो कि इन एसेंस और इन सिंबॉलिज्म बहुत अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान ने यही पैगाम भारत को दो टोक अल्फाज में पहुंचाया है कि हम इस वक्त क्या एक अपना प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन आइडियोलॉजी, इन प्रिंसिपल पाकिस्तान अपनी अक़लियतों को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के तहत किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, किस तरह से सेफ गार्ड करता है, उनको मुकम्मल हर तरह की आज़ादी अपने मजहब के हवाले से हासिल है। और भारत में एज अ स्टेट पॉलिसी किस तरह से अक़लियतों का गला घोंटा जा रहा है, ये एक स्टार्क कंपैरिजन ड्रॉ करने की इस पूरे सेशन के तहत कोशिश थी, जो कि बड़ा बेहतरीन अंदाज में किया गया। एक नाजरीन, इस पूरे मामले पर भी हम लोग रोशनी डालेंगे और नेशनल कोहेजन की बात करेंगे यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से, और दूसरी बात जाहिर है हमारी रहेगी वज़ीर आज़म
आज़म इमरान खान के चीन के दौरे की, जो कि इस वक्त एज वी स्पीक फुल थ्रॉटल में जारी है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के ज़हराने में भी वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके तमाम तर वफ्द ने शिरकत की। उज़्बेकिस्तान के सदर से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की भी मुलाकात रही और एक्सपेक्टेडली एक मज़ीद जो मुलाकातें हैं वो इसमें आगे भी रहेंगी, क्योंकि कल इस पूरे ये जो ट्रिप है 4 रोज़ा, इसका आखिरी रोज़ है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से और मुख्तलिफ थिंक टैंक से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात की। एक बड़ी मायने खेज़ बात और बयान हमें वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब की तरफ से सामने आया, जब उन्होंने कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान मीडिएट करने के लिए पाकिस्तान तैयार है। ज़ाहिर है सिंबॉलिकली इस बयान की ये अहमियत है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी एक शो ऑफ सॉलिडारिटी चीन की तरफ की है, तो ये पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि हम ज़ाहिर है किसी भी इस तरह से एज सच ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, और दोनों ममालिक के दरमियान अगर मीडिएशन हो तो ये यकीनन बहुत पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए भी अच्छा है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी इसमें बहुत सारे इस तरह के बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोस्पेक्टिव्स हैं जो कि आगे जाकर हम देख सकते हैं। तमाम मामले पर नाजरीन बात करने के लिए इसमें मेरे साथ जो मौजूद है मेहमान, मैं आपका तारुफ कराती हूँ उनसे। सेनेटर ताज हैदर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉलवर्ट। बहुत शुक्रिया आपका ताज साहब, आपकी मौजूदगी, आपकी प्रेजेंस के लिए। जनाब अयूब आफरीदी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ऑनलाइन, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं आप, और PTI की गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ इस सेगमेंट में करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब अयूब आफरीदी, आप हमारे साथ ऑनलाइन हैं। बात का आगाज़ अगर मैं सेनेटर ताज हैदर आपसे करूं, क्योंकि सेनेटर कृष्णा कुमारी जिन्होंने कल इस पूरे बहुत अहम और मायने खेज सेशन की सदारत की है, ये बताइएगा कैसा इन प्रिंसिपल, इन सिंबॉलिज्म आप इस जेस्चर को देखते हैं, और ये जो यौम यकजहती हम कश्मीर के साथ मना रहे हैं, इसको मजीद हमने किस तरह से और मजीद कंसोलिडेट करना है बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क? नहीं, कृष्णा बहुत हमारे थरकी हैं और बहुत टैलेंटेड हैं। उनकी बड़ी जद्दोजहद है सिविल राइट्स के लिए, उन्होंने बहुत काम किया है। थर के डेवलपमेंट में भी उनका बहुत हिस्सा है, और थर एक तरीके से हम सबके सामने रख सकते हैं कि वहाँ किस तरीके से मज़हब की बुनियाद पे किसी किस्म की तफरीक नहीं पाई जाती। थर में मुसलमान गाय नहीं काटते, लेकिन और उनके जितने भी त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, उसमें भरपूर शिरकत करते हैं। इसी तरीके से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वहाँ पे जिस तरीके से मुहर्रम मनाते हैं थर के हिंदू, और वहाँ अल्लामा चंद्रशेखर, वहाँ पे छाछरों के अंदर उनकी इमाम बारगाह है। अभी मिट्टी के अंदर 3 इमाम बारगाहें और खुली हैं, तो वहाँ बड़ा एक मजहबी हम आहंगी है, और हिंदू मुसलमान सब मिलके रहते हैं। मतलब मुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बहरहाल कृष्णा ने सदारत की, इससे पहले भी वो एक दफ़ा कर चुकी हैं सेशन की सदारत, तो बड़ी अच्छी बात है कि ख़वातीन को, और ख़ास तौर से जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन हैं, उनको अगर ये मौका दिया जाता है तो इससे एक पाकिस्तान की मुस्बत इमेज सारी दुनिया में जाती है। जहाँ तक करारदाद का सवाल है, तो करारदाद तो हम जो भी बात हम हमेशा, और कश्मीर पे सारी कौम मुत्तफ़िक़ है, तो जो सबसे आसान काम है वो करारदाद पास करना है। लेकिन इसको कैसे आगे लिया जाए? करारदादें पास होनी चाहिए आलमी फोरम्स के ऊपर, और वो इस तरीके से नहीं हो सकती। ये जो एक दिन का हमारा एक यकजहती है, उसको हम हमेशा की यकजहती में बदलें, और वफूद जाएं हर जगह, जेनीवा के अंदर, यूरोपियन पार्लियामेंट में, न्यूयॉर्क के अंदर, लंदन में, हर जगह ये हमारे वफूद जाने चाहिए, और हमें उनसे कहना चाहिए कि जनाब क्या इक़दामात इस सिलसिले में आप सोच रहे हैं और क्या इक़दामात हमें उठाने चाहिए। बदकिस्मती से ये नहीं हो रहा। जेनेवा में ह्यूमन राइट्स कमीशन है यूनाइटेड नेशंस का, मुझे ख़ुद 2 दफ़ा मौका मिला है वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का, लेकिन और वो पिछले 4 साल से जो अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, और जिसमें वो कश्मीर के ऊपर कोई 30-40 पेज की रिपोर्टें उनकी आती हैं, वो ख़त्म यहीं पे होती है कि कश्मीर के मसले का हल इस्तिस्वाद राय है, प्लेबिसाइट है, और ये कि 180 ममालिक वहाँ बैठ के ये करारदाद देते हैं
लेकिन हम किस तरीके से उस करारदाद को ले जाते हैं आगे, क्या हम वहाँ पे दूसरे ममालिक के साथ मिल के बात करते हैं, मेरे ख्याल से उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। और बीवी साहिबा तो कश्मीर के लोग, मतलब जब भी वो उनकी वो होती थी तो हमारे साथ सैयद अली गिलानी साहब शहीद, वो भी हमारे साथ एक दफ़ा गए, दूसरी पार्टियों के लोग हमारे गए, तो वहाँ हम ये दिखाते थे कि हाँ, इस मसले पे पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और हम मसले को हल की तरफ ले जाना चाहते थे, क्योंकि इस तस्वाब राय पे जो करारदाद है, इंडिया भी दस्तखत तो उस पर कर चुका है, हम भी उस पर दस्तखत कर चुके हैं। किस तरीके से इस तस्वाब राय वहाँ पे हो, हमें इस तरीके पे इस बात पे गौर करना चाहिए और इस बात पे कहना चाहिए दूसरों से कि हाँ भाई, इस पे इत्तेफाक तो है दोनों मुल्कों का। बल्कि ताज साहब, आपने ये जो वफूद भेजने की दीगर ममालिक में अभी जो बात आपने फरमाई है, ये भी पिछले सेगमेंट में खुर्शीद कसूरी साहब भी हमारे साथ थे, एग्जैक्टली उन्होंने यही प्रपोजिशन रखी कि वफूद जाने चाहिए जिनमें ऑपोजिशन, हुकूमत, दोनों के जो ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनकी एक अच्छी समझ बूझ हो खारजा उमूर के हवाले से, बिलखुसूस कश्मीर पर, वो आगे भेजे हम। पार्लियामेंट के मेंबरान, सहाफ़ी हजरात, सिविल सोसाइटी के हजरात, हमारी अक़लियतों के नुमाइंदगी करने वाले, ये सब मेरे ख्याल से जाएं और उन फोरम्स पे करारदादें पास हों। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं है, वो ड्राफ्ट हो जाती है और हम सब मिलके उसको हम पास लेकिन करते बतौर पार्लियामेंट, एक ज़ाहिर है पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑफ ऑल, और हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हमने दिया है भारत को, तो इसकी यकीनन पजीराई होनी चाहिए। जी अयूब साहब, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अब सुन पा रहे हैं। ये फरमाइएगा, अभी जैसे ताज हैदर साहब ने फरमाया कि कलेक्टिव वफूद जाने चाहिए, हाई पावर डेलीगेशंस जाने चाहिए कश्मीर के मुद्दे को मजीद इंटरनेशनलाइज करने के लिए, क्या आपको लगता है कि हुकूमत को इस जानिब जाना चाहिए और करना चाहिए? क्योंकि अब से कुछ देर पहले खुर्शीद कसूरी साहब भी हमारे साथ थे, वो एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे, और 5 अगस्त 2019 के जो भारत का जो बर्बरियत भरा इकदाम था, सर्टनली उस इकदाम के बाद हुकूमत की तरफ मजीद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इसमें तो मैं वही बात कर रहा था कि ये मुकदमा जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनली पेश किया है, वो यूएन के स्पीच में हो या दूसरे फोरम पे हो, तो उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरे नंबर पे ताज साहब हमारे सेनेटर साहब हैं, पीपल पार्टी जिनका ताल्लुक है, ये बड़े अच्छे पर्सन है और तजुर्बेकार है, लेकिन जो अपोजिशन है वो तो हर चीज पे सियासत कर दिए। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ये मुकदमा हर लेवल पे कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वज़ीर खारिजा ओवैसी, हमारे वज़ीर खारिजा साहब ने ओवैसी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बुलाई थी, सारे वज़ीर खारिजा सारे ममालिक के आ चुके हैं और आइंदा दूसरा प्लान है इंशाल्लाह 23 मार्च को दोबारा हम इसके ऊपर काम कर रही है हुकूमत और मजीद आएंगे। तो हम ज्यादा कर रहे हैं और बिल्कुल हम इससे इत्तेफाक करते हैं कि इस पे वफूद जाने चाहिए, मजीद लॉबिंग होनी चाहिए और ये अपोजिशन के लोग और इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सहाफ़ी हजरात हैं, मुख्तलिफ सबका फिक्र के लोग जरूर जाने चाहिए। लेकिन हमारी तो ये रिक्वेस्ट है अपोजिशन से कि बाज़ मामलात पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। हमारा तो जो मुल्क के अंदर हो रहा है और जो कौमी मसले होते हैं उस पर भी इन्होंने हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि मुल्क इकट्ठा तरक्की कर सके। ये बड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है आपका अयूब साहब, और ये यकीनन इसको आप तमाम को मिलकर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये तो ऐसे नेशनल नौयत के मामलात हैं, इनके ऊपर तो अपोजिशन हो, हुकूमत हो, इन प्रिंसिपल तो आप सारे इकट्ठे हैं, इस पे कोई मुख्तलिफ कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जी ताज साहब, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है कि वी शुड डू फॉर आवर कंट्री। जी अयूब साहब, मुकम्मल कीजिएगा। तो बिल्कुल मैं इसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि वो खुद जाने चाहिए और वो खुद मुल्क की खातिर जाने चाहिए, कुर्बानी करनी चाहिए और हुकूमत हर वक्त ये इनकरेज करती है और ये ताउन की दरख्वास्त करती है, लेकिन अपोजिशन की तरफ से उस तरह से हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ताज साहब अपना लीडरशिप को कन्विंस करेंगे कि हम इसके ऊपर सपोर्ट करें और हम वो खुद बाहर भेजें और ये मामला मजीद बेहतर करें। और अयूब साहब, क्या बतौर, मैं ताज साहब से भी ये सवाल करती हूँ, लेकिन आपसे भी ये मेरा अर्ज है कि क्या बतौर हुकूमत आपको भी एक दोबारा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए इस हवाले से ऑपोजिशन की तरफ अपना हाथ, कि आप बिल्कुल उनको दावत दें कि वो आपके साथ मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएं?
एग्जैक्टली बिल्कुल, हुकूमत हर वक्त तैयार है कि अपोजिशन को साथ लेके चले और इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे हमारे वफूद जाने चाहिए और करनी चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, सेनेटर साहब तो अभी हमारे साथ सेनेट में आए हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से 3.5 सालों से हम ये ऑफर कर रहे हैं और हमें सपोर्ट नहीं मिल रही है। लेकिन इस आइडिया के साथ हम बिल्कुल मुतफिक हैं और हुकूमत तैयार है, इससे वफूद बिल्कुल जाने चाहिए। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफा जिस तरीके से ये मुकदमा लड़ा है तो इंडिया को इसमें काफी पसपाई हुई कश्मीर में। वो सिर्फ यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको बहुत ही हाई लेवल पे इंटरनेशनली और इस स्थिति में जो सही। मैं अयूब साहब, मैं ये वाली जो बात है मैं इसको जरा रिकनेक्ट आपसे दोबारा करती हूँ ताकि चीन वाला भी जो एक नुक्ता नजर है, मैं पहले ताज साहब से इसका एक पूछ लूं, उनका जवाब एक आ जाए, फिर मैं आपकी तरफ भी आती, चीन के हवाले से भी बताइएगा। जी ताज साहब, आप जो इससे पहले आप बात फरमा रहे थे, एक तो मुकम्मल कीजिएगा अपना नुक्ता नजर। आपने बलूचिस्तान स्पेसिफिक बात की और यकीनन जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं वो सीपेक को ही दरअसल नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की सरगर्मियां बिलखुसूस बलूचिस्तान में कर रहे हैं। देखिए, फैसला करना पड़ेगा कि आप किस तरफ हैं और किस इश्यू पे किस तरफ हैं। बहुत अरसे से हम अमेरिका की कासालेसी करते रहे और अमेरिका सीपैक नहीं चाहता, भारत सीपैक नहीं चाहता, इसराइल सीपैक नहीं चाहता और ये एक एक्सेस है। तो आपको फैसला करना पड़ेगा कि आप अमेरिका के साथ कासालेसी करते रहेंगे या आप दूसरी तरफ भी देखेंगे। जैसे मोहतरमा ने कहा था, शहीद ने, कि लुकिंग ईस्ट, कि अब हम मशरिक की तरफ देख रहे हैं। कश्मीर का भी ये जो 5 तारीख का दिन था, ये मोहतरमा ने पहली दफ़ा शुरू किया था। लेकिन ये कि लुकिंग ईस्ट में जो है, और बल्कि मुझे याद है चीन के प्राइम मिनिस्टर, ये मेरी तीसरी दफ़ा है सेनेट में, आए थे मोहतरमा की हुकूमत के दरमियान और उन्होंने एड्रेस किया था हमारे पार्लियामेंट को और उसमें उन्होंने खुल के कहा था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान अगर राब्ता ख़त्म करे और उन पे भरोसा ख़त्म करे तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। ये एक राय थी, प्राइवेटली तो राय दी तो जाती गोया है, सर आप इसको आईएमएफ के प्रोग्राम और इन तमाम तर चीजों से, वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी जोड़ रहे हैं, जिनके हवाले से आई क्लियरली नो कि आपकी आपकी राय है कि उनकी तरफ हमें कतई नहीं जाना चाहिए। फाइनेंशियल इंपीरियलिज्म से जोड़ रहा हूँ, जो मालियाती साम्राज्य जो कि नहीं चाहता कि कोई मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बने और उसकी पैदावार बढ़े। मालियाती साम्राज्य है और मालियाती साम्राज्य के लिए जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इन तमाम पॉलिसियों को रोकते हैं। लेकिन ये अभी तो जैसे इस पे सेकंड फेज की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं, ताज साहब इस पे बताइएगा कि आपको लगता है कि मजीद हम इसमें आगे जा सकते हैं? कुछ इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क के भी एग्रीमेंट साइन हुए जिनके तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वगैरह पर भी काम अब तेजी से शुरू होगा। कुछ चीनी फैक्ट्रीज को रिलोकेट करने की भी बात की जा रही है। अब लॉन्ग टर्म प्लान 4 साल पहले साइन हो गई थी और उसमें 3 दिए गए थे लैंडमार्क्स के फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। 220 में फर्स्ट फेज मुकम्मल होना था 2020 के अंदर, लेकिन ये कि वो आधा भी मुकम्मल नहीं हुआ है। और फर्स्ट फेज के अंदर हमारे जो रास्ते थे, जो हाईवेज थे, वो कंप्लीट होनी थी। ग्वादर पोर्ट जो था वो कंप्लीट होना था, ग्वादर एयरपोर्ट कंप्लीट होना था, ग्वादर की पावर प्लांट लगनी थी। ये सब फर्स्ट फेज की चीज़ें थी, लेकिन ये कि इस पे बदकिस्मती से काम नहीं हुआ है। और जाहिर है कि इसकी बुनियाद पे, यानी आप ग्वादर में अगर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो ग्वादर का जो इंडस्ट्रियल जोन है वो किस तरीके से जी ये तमाम तर चीजें पहले प्री रिक्विजिट्स हैं। या अगर पीछे सड़क नहीं बनी हुई, हाईवे बनी हुई नहीं है, तो ग्वादर पोर्ट पे उतरने वाला सामान किस तरीके से उस पतली सी सड़क पे जो 7 मीटर चौड़ी है वो आगे जाएगी। या ये कि अगर ग्वादर पोर्ट का ब्रेक वाटर ही नहीं बना है तो ग्वादर पोर्ट की तो हर साल गहराई 1 मीटर कम होती रहेगी। 12 मीटर से अब वो 8 मीटर पे आ चुकी है। बड़े जहाज ग्वादर के अंदर नहीं आ सकते, इसलिए कि आपको एक ब्रेक वाटर बनाना है, ग्वादर की ड्रेजिंग करनी है। ये सारी फर्स्ट फेज के मट्टी जो आ रही है पोर्ट के अंदर उसको वो ब्रेक वाटर रोके। अगर आप ये नहीं करते तो फिर सोचना कि नहीं, वी आर ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द रॉन्ग एंड।
कि हम ठीक है दुरुस्त, यानी इंडस्ट्रीज हमें प्री कायम कर लें। रिक्विजिट्स पहले पूरे करने हैं, जो कि आपने सही किया। उनके बगैर ये तमाम तर चीजें ऐसे वो नहीं नहीं कंसेप्चुअलाइज हो नहीं सकती हैं नहीं हो एग्जीक्यूशन सकता। में। मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ जो सीपैक कमेटी थी जी जी। सेनेट की, उसको यस। मैंने चेयर किया है। और उस वक्त भी उनकी चाइनीज साइड की कोशिश ये थी कि हम इसको तेज करें मामले को, हम्म। कि हम तामीर को, क्योंकि आप देखिए ना उस वक्त में और इस वक्त में कॉस्ट डबल हो चुकी है। हम्म। और मैं उस वक्त के वजीर खजाना मोहतरम इसहाक डार थे, हम्म। मैं उनसे बिल्कुल मैंने कहा कि नहीं, आई फेवर डेफिसिट फॉर डेवलपमेंट। सही, आप अगर इसके कर्जे लिए कोई लें, डेफिसिट खसारों का भी हमें सामना है तो वो भी हो जाए। तो आप इन द लॉन्ग करें। रन वो हमारे लिए अच्छा है। आपको कर्ज लेना है तो आप कर्ज लें। एंड मैं मिस्टर ये जरा इसहाक अयूब डार साहब की ऑलवेज तरफ भी एग्री। ले जाऊं, ये बड़ी जरूरी बात है जी। अयूब साहब, इस पे बताइएगा कि सीपेक या तमाम तर ये जो चीजें हैं, ये हमारे एंड से मजीद तेजी से, और जितना अगर इसके लिए कोई खसारा भी आए, आपका क्या ख्याल है, उसको भी हम अगर अपने अपने एक मईशत के हवाले से एक बोझ बर्दाश्त कर लें, शायद एक दूरस्थ तरीके से अगर हम देखें तो वो हमारे लिए मुफीद ही होगा। बिल्कुल आप सही कह रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर रहा हूँ कि जो जो चीजें स्लो बिल्कुल नहीं हुई है, वरना ये जो आज आप हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना बेजिंग में बैठे हैं और जिस तरीके से इस्तिकबाल हुआ और जो हमारा रिलेशन है, तो अगर आप उस लेवल पे देखेंगे तो चीजें कोविड की वजह से थोड़ा चाइना की तरफ से जो ये कोविड आया है ये कुछ चीजों की वजह से है, वरना पाकिस्तान की तरफ से तो हर चीज बड़ी इंटैक्ट है और बड़ी तेजी से अभी कोविड जी के जी, बाद ये बात सही है। कोविड का भी एक फैक्टर है जो हमें अकाउंट करना होगा। राइट वही। जी। उसके अलावा तो पाकिस्तान और चाइना का जो रिलेशन है वो स्ट्रांग है और ये तो विन विन सिचुएशन है। इसमें ये भी नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान की जरूरत है या सिर्फ चाइना की जरूरत है, तो ये दोनों की जरूरत है और दोनों के ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। लेकिन एक बात मैं थोड़ा सही करता जाऊं सेनेटर साहब की, कि जो कॉस्ट की बात करते हैं इनके दौर में और जून के दौर में जो कॉस्ट बनते हैं और जो रोड वगैरह बनते थे, अभी महंगाई के बावजूद, मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, हमारा मिनिस्टर मुराद सईद साहब ये पूरा उसने जारी किया हुआ है, तकरीबन 30 से 40% इस महंगाई के बावजूद हमारा कॉस्ट कम है, क्योंकि हम किक बैक या कमीशन हम तो नहीं लेते ना इनके में, तो ये चीजें चलती थी तो कॉस्ट बहुत हाई चला जाता था। ये जो हमारी हुकूमत में आप कंपेयर करें, ऐसा नहीं कि मैं हवाई बात करता हूँ या सियासी बात करता हूँ, ये फिगर में लेके आ जाऊंगा। इनके दौर की रोड आप देखिए, बाकी तो थोड़े बैक वाले रोड, अगर हमारे अपनी रोड देखेंगे और इनकी रोड देखेंगे, उनकी कॉस्ट देखेंगे, तो उसमें डबल फर्क है अमाउंट का। तो इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि वो डिले हो गए हैं तो इस वजह से ये कॉस्ट बढ़ गई है। हम दोनों ट्रैक पे हैं और इंशाल्लाह सीपेक कामयाबी के साथ जारी है और इंशाल्लाह ये मुकम्मल होगा, सही तरीके के साथ होगा और इसमें पाकिस्तान का भी बड़ा फायदा होगा, दोनों मुल्कों के बड़े फायदे। अच्छा अयूब साहब, एक और बात में इजाफा कर दें कि ये जो चीन से कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से मुआवन खुसूसी हैं, तो ये आप ही से मैं रेलेवेंटली जानना चाहती हूँ कि ये जो ओवरसीज कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चीन से वापस आए थे और कोविड की वजह से उनको अभी भी जाने में बहुत बेपनाह दुश्वारियों का सामना है, क्या उस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है? बिल्कुल, ये स्टूडेंट मेरे पास आए थे, हमारी मिनिस्ट्री में आए थे, उनका वसूल और मुझसे मिला और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला और उनको ये बताया और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने इसको वहाँ पे उठाना है और बिल्कुल वो साथ लेके चले और मैंने फॉरेन मिनिस्टर से भी बात इस सिलसिले में की। लेकिन चाइना ये जो बीमारी है, एक्चुअली कोविड तो शुरू ही चाइना से हुआ था, तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट और ये किसी मुल्क के भी जो भी स्टूडेंट हैं, नॉट ओनली पाकिस्तान बट इंटरनेशनली, किसी मुल्क के चाइना में अभी नहीं आए। उन्होंने हमसे ये कमिट किया है, पहले से ही चल रहा था कि अगर एंट्री होगी तो सबसे पहले पाकिस्तान की होगी, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात चाइना के साथ वो किसी और के नहीं है। तो इंशाल्लाह ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑलरेडी बात की होगी तो आप उसी पर इंशाल्लाह हमें खुशखबरी सुनाएंगे और बहुत जल्दी इंशाल्लाह। ये तो बहुत खुश आइंद बात है। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह ये हो जाएगी, चले जाएंगे। राइट नाजरीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, जनाब अयूब आफरी, जनाब सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद थे। हमने 5 अगस्त और सेनेट में जो होने वाली मजम्मत है, करारदाद है, उसके हवाले से भी बात की और जाहिर है जो एक बहुत एम्बिशियस दौरा वजीर आजम इमरान खान का जारी है एज वी स्पीक, उसका भी हमने फॉलो अप किया भरपूर अंदाज में। इंशाल्लाह कल भी हम इसको ऑन रेडार रखेंगे एज अ डेवलपिंग स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।